पॉक्सो पर और ये जो सेक्सुअली एक्सप्लॉयटेशन मटेरियल रहता है चाइल्ड अब्यूज़ का, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ का यानी कि पोर्नोग्राफी का, उस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच का जजमेंट आया। अब ये जो 2 जजों की बेंच का जजमेंट आया है, मुझे लगता है इस जजमेंट को हम सबको एक बार पढ़ना चाहिए और जो लोग भी पॉक्सो एक्ट के तहत पढ़ाई कर रहे हैं या पॉक्सो एक्ट पढ़ रहे हैं, मेरा कहना ये है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो ये जजमेंट आया है, इस जजमेंट को जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, पॉक्सो एक्ट, आईटी एक्ट और इसके साथ जो करस्पॉन्डिंग कानून रहते हैं, उन कानूनों का इंटरप्रिटेशन इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने किया है। जो मेन इशू है, वो इशू ये है कि अगर कोई व्यक्ति कोई ऐसा सेक्सुअल एब्यूसिव पोर्न मटेरियल देखता है जिसमें कि चाइल्ड एब्यूज होता है, यानी कि वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर डिपेंड करता है, और अगर वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर डिपेंड करता है, तो क्या ऐसा कोई मटेरियल कोई व्यक्ति अगर अपने मोबाइल पर देखता है, कोई अपने कंप्यूटर पर देखता है, हालांकि वो उसको सेव करके रखता है या नहीं रखता है, अगर वो अपने सिस्टम पर सेव करके रखता है लेकिन वो किसी को शेयर नहीं करता, वो कोई मटेरियल को आगे नहीं बढ़ाता, किसी को इनकरेज नहीं करता कि उस मटेरियल को देखा जाए, लेकिन वो डाउनलोड करके अपने फोन पर रखता है, ऐसी सिचुएशन में क्या ये माना जाएगा कि पॉक्सो एक्ट के सेक्शन 14, सेक्शन 15, आईटी एक्ट का सेक्शन 67 बी इनका दुरुपयोग किया गया है, या इनके तहत मुकदमा फाइल होना चाहिए, या ये कहा जाए कि इसके तहत इसमें कार्रवाई हो सकती है? ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट के पास ये जज केस गया था, 2 जजेस की बेंच ने मद्रास हाई कोर्ट के ये बात डिसाइड की और उन्होंने इस केस में जो एफआईआर हुई थी उस एफआईआर को क्वैश कर दिया था, यानी कि केस को क्वैश कर दिया था, ये कहते हुए कि अगर कोई व्यक्ति कोई सेक्सुअल एक्सप्यूजिव एक्सप्लोजिव मटेरियल या एक्सप्लोइटेटिव मटेरियल रखता है अपने फोन पर, कोई पोर्न वीडियो डाउनलोड करके रखता है, लेकिन वो उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता, उसको रीपब्लिश नहीं करता, उसको आगे नहीं बढ़ाता, तो ऐसी परिस्थिति में कोई दोष नहीं है और ये पॉक्सो एक्ट का केस नहीं बनता है, पॉक्सो के तहत ये अट्रैक्शन नहीं बनता। मामला राज्य सरकार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ले आई। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में 2 जजेस की बेंच, जिसमें ऑनरेबल जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और ऑनरेबल जस्टिस पार्टीवाला की अदालत में पढ़ा। अब उनके पास जो मटेरियल है उसके तहत सेक्शन 14, सेक्शन 15, सेक्शन 67 बी, मतलब पॉक्सो का 14-15, आईटी का 67 बी, इसके तहत केस आया, तो इनको ये डिसाइड करना है कि क्या इस मटेरियल को देखना, क्योंकि 2 पहलू हैं। 2 पहलू ये हैं कि एक तो ये है कि अगर ये इस तरह की वीडियो देखी जाती हैं तो उधर बनाने वालों को इनकरेजमेंट मिलता है, और अगर बच्चों के साथ इस प्रकार की वीडियो बनाने का या पूर्ण वीडियो रिकॉर्ड करने का या उसकी फिल्म बनाने को आकर्षण देता है, तो क्या ये तरीका भी सही है कि इसको यहां रोका जाए? तो क्या ये बात सही है कि देखने वालों को ही हटा दिया जाए? देखने वालों को, अगर जिनके पास ये मटेरियल पकड़ा जाता है या देखा जाता है, देखने वालों को अगर यहां पर दोषी ठहरा दिया जाए तो लोग इस प्रकार की वीडियो देखना बंद कर देंगे, और अगर लोग वीडियो देखना बंद कर देंगे तो क्या ऐसी परिस्थिति में ये माना जाए कि जो लोग वीडियो देखना बंद कर देंगे तो उधर उधर वीडियो बनाने वालों को रोका जा सकता है? तो ये भी है कि उधर जो वीडियो बनाने वाले हैं या फिर जो वेबसाइट्स इसको अपलोड करने वाली हैं, क्या वो वेबसाइट्स भी इसमें दोषी हैं? सवाल ये है कि क्या वो वेबसाइट इसमें दोषी हैं? उन वेबसाइट्स में जिन पर ये मटेरियल अपलोड किया गया है, वो वेबसाइट सेक्शन 30 और पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी मानी जाएंगी, जबकि वो ये कहती हैं कि हम तो केवल इंटरमीडियरी हैं, हम तो यूट्यूब का एक चैनल चलाते हैं, हमने यूजर पासवर्ड दे रखा है, जो व्यक्ति अपना डेटा चाहता है वो डालता है और उस डेटे को चलाते हैं। कोई भी पूर्ण साइट पर अगर इस प्रकार का मटेरियल डाला जाता है तो क्या वो साइट दोषी होगी,
या फिर वो डालने वाला केवल दोषी होगा जिसने वो मटेरियल डाला है, और वो भी दोषी होगा जिसने वो मटेरियल बनाया है, मतलब प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और ये वो। तो यहां पर एक ऐसी एनोमली क्रिएट हुई जिसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को एड्रेस करना पड़ा। अगर मैं कहूं कि इस मामले में CESAM, ये इसको हम कहते हैं चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड एब्यूज मटेरियल। तो क्या ये माना जाना चाहिए कि ये जो मटेरियल है ये सेक्सुअली एब्यूसिव है? तो कोर्ट के पास बात आती है। फिर दूसरा इसमें वो कहता है पॉक्सो एक्ट, और तीसरा वो कहता है IT एक्ट। पॉक्सो को मैं कहूं 2012, IT एक्ट को कहूं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, और इनके तहत इसको दोषी माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। अब बात यहां पर आती है कि पुलिस ने केस फाइल कर दिया। पुलिस ने केस फाइल करके मोबाइल पर एक वीडियो पाया। मोबाइल पर वीडियो स्टोर करने पर उसमें सेक्शन, ये सारे सेक्शंस लगाए गए। पॉक्सो की अगर हम बात कहें तो पॉक्सो एक्ट का सेक्शन 14 और पॉक्सो एक्ट का सेक्शन 15, पॉक्सो एक्ट का सेक्शन 30, खासतौर से इन 3 सेक्शंस पर इस पर बात हो रही है। अगर हम कहते हैं कि इसके इंटरप्रिटेशन करने हैं तो फिर हम ये कह सकते हैं कि सेक्शन 15 ने क्या दे रखा है। सेक्शन 15 पॉक्सो एक्ट का ये कहता है कोई भी वीडियो स्टोर करना, कोई भी वीडियो का पोजीशन रखना जिसमें पोर्नोग्राफिक मटेरियल इन्वॉल्व हो, जिसमें चाइल्ड इन्वॉल्व हो, और उसको वो डिलीट नहीं करता है या डिस्ट्रॉय नहीं करता है या रिपोर्ट नहीं करता है, तो सवाल ये पैदा होता है कि उसका क्या इंटेंशन टू शेयर है। और इंटेंशन टू शेयर पता कैसे लगेगा कि वो शेयर करना चाहता है? वो कहता है कि इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल पोजीशन में रखना सफिशिएंट है। केवल पोजीशन में रखना सफिशिएंट है। इसमें कोर्ट ने इस मामले में यह भी कहा कि सेक्शन 15 कहीं से यह नहीं कहता कि वो पब्लिश ही हो जाना चाहिए या वो ट्रांसमिट हो जाना चाहिए। ऐसा सेक्शन 15 ने कोई इंटरप्रिटेशन नहीं, कोई ऐसी बात नहीं कही कि वो ये कहता हो कि इसको आगे जाना चाहिए। वो कहता है ओनली पोजीशन इज सफिशिएंट। अगर पोजीशन में मटेरियल है, आपके फोन पर वो स्टोर्ड है, पोजीशन में मटेरियल है, तो ये माना जाएगा कि आप उसके दोषी हैं। उन्होंने कुछ केसेस का जो हवाला दिया पोजीशन में, वो हवाला यूएस के केसेस का दिया है। यूएस के केसेस के अनुसार उनका ये कहना था कि वहां पर जो 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 लोग नेट फॉरेंसिक के हैं या इलेक्ट्रॉनिक फॉरेंसिक से कोई भी मटेरियल ऐसा पाया जाता है, आपके फोन पर चलाया गया हो या आपके फोन पर उसको इस्तेमाल किया गया हो, आपके गैजेट्स पर उसको इस्तेमाल किया गया हो, तो फॉरेंसिक एनालिस्ट उसको निकाल लेते हैं, चाहे आपने डिलीट भले ही कर दिया हो, चाहे वो आपने पोजीशन में ना रखा हो। लेकिन अगर वो मटेरियल जो आपके फोन पर चलाया गया है या आपके गैजेट्स पर चलाया गया है, वो मटेरियल अगर चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूसिव है और आपने देखा है, तो वो कहता है कि आप दोषी हैं, आप इसमें दोषी हैं, यानी कि आप इसमें कल्प्रिट हैं। केवल फोन पर देखा गया है। और यहां पर वो कहता है सेक्शन 30, जैसे उसने कहा कि सेक्शन 30 में इंटरमीडियरी का क्या है। इंटरमीडियरी से मतलब यहां पर है कि जो वेबसाइट ये फैसिलिटी दे रही है, जैसे मैं कहूं यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टा है, ये इंटरमीडियरी है।
मतलब डेफिनेशन के अनुसार ये इंटरमीडियरी हैं। ये कहते हैं कि हमारा कोई दोष नहीं है साहब, हम इतना देख नहीं सकते। उन्होंने कहा कि इसको अगर आपकी साइट पर अपलोड किसी ने किया है एंड यू हैव नॉट इधर डिलीटेड, आपने उसको डिलीट नहीं किया है, आपने इसको डिस्ट्रॉय नहीं किया है, और आपने इसको रिपोर्ट नहीं किया है, रिपोर्ट मतलब टू द अथॉरिटी। अथॉरिटी से मतलब उस देश की अथॉरिटी जिस देश में ये कंटेंट चल रहा है। मेरे देश की अथॉरिटी, हमारे देश में ये कंटेंट चल रहा है। तो सवाल ये पैदा होता है कि मेरे देश में अगर ये कंटेंट भारत में चल रहा है और यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक, किसी ने भी जिस साइट पर भी चल रहा है, उसने ना तो उसको डिलीट किया है, मतलब बंद किया है, हाइड किया है, ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया है, ना ही उसको रिपोर्टिंग अथॉरिटी के पास की है, तो फिर सेक्शन 30 के तहत इंटरमीडियरी भी दोषी माने जाएंगे। अब यहां पर जो इंटरमीडियरी दोषी की बात कही है, उसको उसने कहा है रिव्यूटेबल प्रिजम्पशन। रिव्यूटेबल प्रिजम्पशन क्या होता है? पहली बात तो यह आता है कि रिव्यूटेबल, क्वालिफाइड रिव्यूटेबल प्रिजम्पशन, तो वो क्वालिफाइड की जब बात करता है, क्वालिफाइड का मतलब है ये माना जाएगा कि भाई आपने नहीं किया, लेकिन वो कहता है क्वालिफाइड रिव्यूटेबल प्रिजम्पशन। क्वालिफाइड रिव्यूटेबल प्रिजम्पशन का मतलब ये है कि प्रिज्यूम किया जाएगा आप ने ये, आप इसमें दोषी नहीं है, लेकिन प्रिजम्पशन, लेकिन रिव्यू टेबल है। रिव्यू टेबल में आपको ये बताना पड़ेगा कि आपने इसको रिपोर्ट किया था, या तो आपने इसको रिपोर्ट किया था, रिपोर्ट नहीं किया तो एटलीस्ट तुरंत डिलीट कर दिया था या डिस्ट्रॉय कर दिया था। कुल मिलाकर इसको आपने पब्लिश नहीं होने दिया। अगर आपने इसको पब्लिश नहीं होने दिया तो ये प्रिजम्पशन है कि क्वालिफाइड प्रिजम्पशन, ये क्वालिफिकेशन है कि आपको डिलीट करना है, डिस्ट्रॉय करना है, ये क्वालिफाइड प्रिजम्पशन है कि आप इसमें दोषी हैं या आप इसमें दोषी नहीं हैं। अगर ऐसा कहा जाता है कि आपने रिपोर्ट कर दिया, डिलीट कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, तो आप दोषी नहीं हैं, ये बात मान लिया जाएगा। लेकिन ये जो क्वालिफाइड प्रिजम्पशन की बात कही है ना उसने, क्वालिफाइड, ये क्वालिफिकेशन, क्वालिफाई आप नहीं कर पाते हैं तो क्या, यानी कि आपने इन तीनों में से कोई काम नहीं किया तो क्या, तो वो कहता है कि ऐसी परिस्थिति में प्रिज्यूम किया जाएगा, यानी कि अवधारणा की जाएगी कि आप भी या वेबसाइट इसमें दोषी है। वो हम उसको एक्यूज्ड बनाएंगे और इसको हम कल्प्रिट भी बनाएंगे और पनिश करेंगे। बात क्लियर है कि हम इसको मतलब आपने उसको डिलीट नहीं किया, आपका काम था आप डिलीट करते, आपका काम था उसको रिस्ट्रिक्ट करते, आपका काम था कि उसको डिस्ट्रॉय करते, आपका काम था कि अथॉरिटी को रिपोर्ट भी करते, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया, तो प्रिज्यूम किया जाएगा कि आप उसमें इन्वॉल्व हैं। और जब वो कहता है कि मटेरियल आपके फोन पर रखा हुआ, तो उन्होंने कहा कि केवल फोन पर रखना, ट्रांसमिट करना, ऐसा कोई सेक्शन 15 की क्वालिफिकेशन नहीं है। वो ये नहीं कहता कि ये ट्रांसमिट भी होना चाहिए, वो नहीं कहता कि इसको पब्लिश भी होना चाहिए। इसमें भी वो कहता है नाउ वी विल प्रिज्यूम दैट यू हैव स्टोर्ड इट और कीप इट इन योर फोन और इन गैजेट टू ट्रांसफर टू समवन टू पब्लिश समवेयर। तुम किसी को उसको ट्रांसफर करना चाहते हो या पब्लिश करना चाहते हो, इसलिए तुमने उसको स्टोर कर रखा। अब यूएस का जो कानून है और हमारा कानून है, उसमें थोड़ा सा फर्क ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए कर दिया क्योंकि हमारे पास अभी वो टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं है जिससे हम ये पता कर सकें कि आपके फोन पर वो कोई साइट इस्तेमाल हुई थी और वो साइट इस्तेमाल होने के बाद वो डिलीट कर दिया गया, सारा मटेरियल डिलीट कर दिया गया, फोन रिफ्रेश कर दिया गया, फिर भी हम रिकवरियां आसानी से कर सके। लेकिन जब हम यूएस की बात करते हैं तो उन्होंने 1934 में फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन बनाया। आपने सबने जो भी गैजेट्स लेकर आते हैं बाजार से, उसमें आप एफसीसी या ईसी लिखा देखते होंगे। ईसी यूरोपियन कमीशन को कहते हैं और एफसीसी
फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन को कहते हैं। एफसीसी उन्होंने 1934 में बनाया था। क्यों? क्योंकि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो नाकासाकी और हिरोशिमा में जो बॉम्ब डाला था उन्होंने, उस बॉम्ब के समय पर उनके पास इंटरनेट टेक्नोलॉजी मौजूद थी। उन्होंने पब्लिश आम लोगों के लिए 1984, 85, 86 में किया, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय पर उनके पास ये टेक्नोलॉजी मौजूद थी इंटरनेट की। उनकी डिफेंस के पास, उनकी जनरल सरकार के पास नहीं, डिफेंस के पास ये सीक्रेट टेक्नोलॉजी हुआ करती थी। इसलिए उन्होंने 1934 में ही फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन बनाया था। इस फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन में वायर भी कोडिंग, वायर की भी कोडिंग, वायर की कोडिंग से मतलब है कोई भी वायर जो इन गैजेट्स में इस्तेमाल किया जाएगा, चाहे वो डेटा केबल क्यों ना हो, जो इस्तेमाल किया जाएगा, जो मेटल इस्तेमाल किया जाएगा, उसकी कोडिंग भी एज पर एफसीसी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि उसके वायर से कोई डेटा आप ट्रांसफर कर रहे हैं और वो डेटा कोई चुरा ले। आपके उससे कोई डेटा चुरा ना ले, ये ध्यान रखना है कि वो कोई चुरा ना ले। और इसलिए वो क्या कोडिंग होगी उन वायर्स की, ये भी एफसीसी ने पहले तय किया था। भारत में यूरोपियन कमीशन ने तय किया। भारत में एफसीसी तरह का कोई भी कम्युनिकेशन कमीशन अपने पास नहीं है। यूरोपियन कमीशन की तरह कोई अपने पास कमीशन नहीं है, और चाइना की तरह सर्वर 34,000 भी अपने पास नहीं है। हमारे पास टेक्नोलॉजी बिल्कुल फ्री है। जो चाहो सो देखो, जो चाहो सो चलाओ, जैसे चाहो चलाओ। किसी के कंप्यूटर में घुस जाओ, उसको चुरा कर ले आओ, किसी का डेटा हैक कर लो, कोई भी साइबर क्राइम कर लो। उसके लिए हमारे पास, मुझे जहां तक लगता है, मेरी जानकारी में तो नहीं है कि हमने कोई फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन जैसा कोई कमीशन बनाया हुआ है, या हमने फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन जैसा कोई कोड और रूल बनाया हुआ है कि कौन सा मटेरियल हमारे यहां गैजेट्स बनाते समय इस्तेमाल होगा। आप देखिए, जो एफसीसी अप्रूव्ड चीजें हैं, वही वायर आपको 7,000 रुपए का मिलेगा, और वही वायर मार्केट में हमारे यहां 70 रुपए का भी मिलता है। क्या फर्क है 7,000 70 में? वो फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन के अकॉर्डिंग है, क्योंकि उसने उसने वो अप्रूवल दिया है, सर्टिफाई किया है कि ये हमारे अनुसार है। लेकिन बाकी भारत में कहीं भी लोकल कुछ बना और उसने फैक्ट्री डाली और जोड़ गांठ करना शुरू किया और चला दिया, यही कारण है। लेकिन भारत में अगर फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन के डेटा के अनुसार कोई एक कंपनी काम करती है, जो मैं समझ पाया, वो है एप्पल। क्योंकि एप्पल के गैजेट्स पर आप उनकी कोडिंग का ही, जो उन्होंने अप्रूव किया हो, वही वायर लगा सकते हैं। वही आप ऑडियो वायर भी लगा सकते हैं। आपने कोई दूसरी ऑडियो वायर भारत में लोकल बनी हुई लगा दी तो 2-4 दिन चलेगी, उसके बाद वो कम्युनिकेट करना बंद कर देगी। क्यों? क्योंकि वो उनकी कोडिंग को मैच नहीं करता, उसको ब्लॉक कर देती है। एफसीसी के कानूनों और यूरोपियन कमीशन के कानूनों के अनुसार ऐसा कोई वायर भारत में उन देशों में इस्तेमाल नहीं हो सकता। उनकी कोडिंग के अनुसार ही हो सकता है। अगर वो नॉन कोडेड कोई वायर इस्तेमाल किया जाएगा, कोई मेटल इस्तेमाल किया जाएगा, तो वो सिस्टम बंद कर देगा, उसको डिसअप्रूव्ड कर देगा। हमारे यहां लोकल में ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि एप्पल को छोड़कर बाकी कंपनियां जो देती हैं, उनमें कोई भी वायर एक दूसरे पे से कंपेटेबल होता है। इसका मतलब ये हो गया कि वो बाकी की कंपनियां एफसीसी को सही से भारत में फॉलो कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, इस पर डाउट है। वहां तो फॉलो करती हैं, लेकिन हमारे यहां फॉलो कर रही हैं, ये थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, क्योंकि प्रैक्टिकली वो दिखाई दे रहा है। तो सेक्शन 14, सेक्शन 15, सेक्शन 30 और आईटी एक्ट का सेक्शन 67B, जिसमें वो कहता है इलेक्ट्रॉनिकली पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग मटेरियल डिपिक्टिंग चिल्ड्रंस इन सेक्सुअल एक्ट। सेक्शन 14 में भी वो कहता है पनिशमेंट फॉर यूजिंग चिल्ड्रन फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पस, और सेक्शन 14 में वो कहता है स्टोरेज और पोजेशन आपने रखा है। तो अगर इनको मिलाकर देखते हैं, तो इस रूलिंग के अनुसार, वो चाहो तो आप रूलिंग का नाम लिख सकते हैं, मुझे लगता है लिखना ही चाहिए जो लोग वो कर रहे हैं। जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन अलायंस, जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रंस अलायंस वर्सेस एस हरी श। इसका न्यूट्रल साइटेशन सुप्रीम कोर्ट के अनुसार 2024 INSC 716, और ये जजमेंट की तारीख है 23 सितंबर 2024।
ये जजमेंट मुझे लगता है पॉक्सो की फील्ड में, मुझे लगता है आईटी की फील्ड में, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के और पॉक्सो, इन सभी में लैंडमार्क जजमेंट की तरह इसको पढ़ा जाना चाहिए। ये एक लैंडमार्क जजमेंट है और इस जजमेंट के माध्यम से हमने भारत में सेक्सुअली एब्यूसिव चिल्ड्रंस मटेरियल का कैसे इस्तेमाल करना और कैसे इंटरप्रिटेशन करना है वो समझना चाहिए। जय हिंद।